डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हेमंत सरकार ने अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा निभाया। विपक्ष के विरोध के बावजूद असम विधानसभा में पारित हुआ यूसीसी। विपक्ष ने की थी चयन समिति के पास भेजने की मांग। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बना असम। धन शोधन मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर ईडी की छापेमारी। राज्य भर में 12 ठिकानों पर छापेमारी। रेड से गुस्साए समर्थकों ने केरल में ईडी की टीम पर किया हमला। भीड़ ने ईडी की टीम को घेरा, गाड़ियों के शीशे तोड़े। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा एसआईआर है वैध, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बदलने का पूरा अधिकार। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम अवतार सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 75 जिलों का दौरा कर पिछड़ा वर्ग आयोग 6 महीने में सौंपेगा रिपोर्ट। यूएन में भारत की 2 टूक, कहा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से सख्ती से निपटेंगे। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का है भारत को अधिकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है, जबकि विपक्ष ने मांग की है कि इससे पहले एक चयन समिति के पास भेजा जाए। सत्र की शुरुआत से ही इस विधेयक को लेकर विधानसभा के भीतर और बाहर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष का कहना था कि सरकार ने पहले ही सत्र में यूसीसी लाकर जनता से किया अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा निभाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राइजोर दल जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। विपक्ष ने कानून को लाने के समय और इसके सामाजिक असर को लेकर सदन में विरोध दर्ज कराया था। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने इसको लेकर कहा था कि ये विधेयक असम की सामाजिक संरचना और विशिष्ट जनसंख्या विविधता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शर्मा ने बताया कि इस विधेयक में मुख्य रूप से न्यूनतम आयु, बहुविवाह पर प्रतिबंध, माता पिता की संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही असम इस विधेयक को पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड ने 2024 और गुजरात ने इसी वर्ष मार्च में इस कानून को अपनाया था। उत्तराखंड इस तरह का कानून लाने वाला पहला राज्य था जो संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप है। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां केरलम में बुधवार को राजनीतिक माहौल उस समय अचानक गर्मा गया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। कार्रवाई शुरू होते ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया, जहां पर कई जगह हालात तनावपूर्ण बने दिखाई दिए। सबसे बड़ा हंगामा तिरुवनंतपुरम में देखने को मिला, जहां सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बताया गया कि गाड़ी में महिला अधिकारी भी मौजूद थी। मौके पर मौजूद पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा कर्मियों की ओर प्लास्टिक की बोतलें, हेलमेट और पत्थर फेंकने के आरोप भी लगे हैं। हालात बिगड़ते देख पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया और प्रदर्शन खत्म करवाने की कोशिश की। दरअसल धन शोधन मामले में ईडी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित घर समेत राज्य भर में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच सीएमआरएल द्वारा विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन को कथित तौर पर 1.72 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित धन शोधन मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास पर छापेमारी की। एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत राज्य भर में कुल 12 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इन छापों में राजधानी स्थित विजयन का किराए का घर भी शामिल रहा। ईडी की जांच निजी कंपनी सीएमआरएल और विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी
एक्सोलॉजिक सॉल्यूशन के बीच हुए कथित वित्तीय लेन देन से जुड़ी है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस को अपने ही सांसदों और विधायकों के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार का असंतोष खुलकर सामने आया है। काकोली घोष ने हाल ही में टीएमसी के बारासात जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अब पार्टी संगठन में अन्य सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया है। काकोली घोष ने टीएमसी संगठन में सभी पदों से अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा है। काकोली घोष ने सुब्रत बख्शी को लिखे पत्र में कहा है कि पार्टी संगठन में सभी पद छोड़ रही हूं। हालांकि काकोली घोष ने टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। काकोली घोष टीएमसी से लोकसभा की सदस्य बनी हुई हैं। काकोली घोष पिछले कुछ दिनों से टीएमसी से नाराज चल रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के कुछ ही दिनों बाद ममता बनर्जी ने काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया था। ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप की जिम्मेदारी काकोली घोष से वापस लेकर कल्याण बनर्जी को सौंप दी थी। ममता बनर्जी के इस कदम से काकोली घोष आहत और नाराज चल रही हैं। काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। काकोली घोष को टीएमसी के चीफ व्हिप से हटाए जाने के कुछ ही घंटों में केंद्र सरकार ने उनको वाइस सिक्योरिटी दे दी थी। ऐसा तब था जब अभिषेक बनर्जी से लेकर टीएमसी के तमाम नेताओं के सिक्योरिटी में कटौती की गई थी। एक दिन पहले ही काकोली घोष टीएमसी के 6 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में भी शामिल हुई थी। काकोली घोष टीएमसी की स्थापना के पहले से ममता बनर्जी की करीबी रही हैं। এবং তারা জানেই না যে বিগত কয়েক বছরে যে বৈভব, যে অস্বচ্ছতা, যে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছিল তাতে আমার কোনো সহমত ছিল না এবং সেটা নিয়ে আমার অনেক বাতানুবাদ হয়েছে বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন স্তরে যে ধরনের অনৈতিকতা ছিল সেগুলোর সঙ্গে আমার সংঘাত হয়েছে। দলের বাইরে তো বটেই, কেননা আমি তো রাজনীতি শুরু করেছি আপনাকে বললাম যে ধরুন 84 সালে প্রথম কাজ এবং বিগত 5-7 বছরের এই বৈভব এতে আমি অভ্যস্ত নই। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को कानूनी और संवैधानिक रूप से सही माना है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने बिहार में जून 2025 में शुरू हुई एसआईआर के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 उपधारा 3 के तहत एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। एसआईआर निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक जरूरत को पूरा करता है। कानून में किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण की इजाजत है, इसलिए इसे अवैध नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि 40 साल से गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ, नाम जुड़ने, हटने, शहरीकरण और पलायन से डुप्लीकेट एंट्री बढ़ी है। एसआईआर इन्हीं खामियों को दूर कर मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील खारिज कर दी है। कहा कि दस्तावेज मांगना नागरिकता की धारणा खत्म नहीं करता, सिर्फ एंट्री का सत्यापन है। नागरिकता की धारणा खंडन योग्य है। लाल बाबू हुसैन केस सत्यापन को नहीं रोकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयोग नागरिकता पर सवाल उठा सकता है, लेकिन उसका फैसला अंतिम नहीं होगा। नागरिकता तय करना केंद्र सरकार का काम है। अगर किसी का नाम हटाया जाता है तो आयोग 4 हफ्ते में नाम केंद्र को भेजेगा। अंतिम फैसला नागरिकता अधिनियम के तहत होगा। एसआईआर बिहार, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल में पूरी हो चुकी है। यूपी, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में अभी चल रही है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में स्क्रैप निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों को गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंधन को अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के मुताबिक ई नीलामी व्यवस्था
से पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए शासन कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण कार्यों में डामर की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक ठेकेदारों को सीमित राहत देने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की रफ्तार प्रभावित नहीं होगी और विकास परियोजनाएं तय समय पर पूरी की जा सकेंगी। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त घोटाला, दवा बर्बादी और एम्बुलेंस खरीद घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। इसी सिलसिले में रांची स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन उनके व्हाट्सएप पर राज्य भर से शिकायतों की बाढ़ आती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ताज़ा मामला स्वास्थ्य विभाग से व्याप्त भ्रष्टाचार व लूट से जुड़ा हुआ है। JMHI DPCL में जिस शैलेंद्र श्रीवास्तव को कंसल्टेंट बनाया गया है, उसमें नियम कायदों की पूरी धज्जियां उड़ाई गई है। उनका कहना है कि झारखंड सरकार ने 2016 में नियम बनाया था कि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को 3 वर्षों तक का ही सेवा विस्तार दिया जा सकता है। बाद में 2022 में नियम बनाया गया कि 3 साल के बाद उस व्यक्ति की सेवा विस्तार होती है, तो मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि जून 2022 में 55.58 करोड़ की लागत से खरीदी गई 206 एम्बुलेंसों का कोई उपयोगिता मूल्यांकन नहीं किया गया। सभी 206 एम्बुलेंस 1 वर्ष से अधिक समय तक नामकुम में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहीं। इसका कोई लाभ जनता को नहीं मिला। में जो तब्दील कर दिया गया ताकि कोई जानकारी बाहर ना जा सके, ऐसा क्या छुपाया जाए। तो हमारी मांग है कि कुल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और जिन लोगों के कारण ये अनियमितता हुई है, ये जो गड़बड़ी हुई है, दवा एक्सपायर किया है, अयोग्य कंपनी को काम दिया गया है, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार तुरंत FIR करे। और इतनी बड़ी जो वित्तीय अनियमितताएं हैं और प्रशासनिक गड़बड़ी है, यानी पैसे के भी लूट हुआ, इलीगल जो नियुक्तियां भी हो गई, सेवा विस्तार भी हो रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच राज्य सरकार की तो कोई एजेंसी नहीं कर सकती। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच CBI से राज्य सरकार को करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अगले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके लिए आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम अवतार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग जमीनी स्तर पर पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेगा। उन्होंने बताया कि आयोग सिर्फ जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अधिकांश ब्लॉकों और गांवों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेगा। इस दौरान लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के साथ उनकी समस्याओं की भी जानकारी जुटाई जाएगी। आयोग का उद्देश्य पिछड़े वर्ग से जुड़े वास्तविक आंकड़ों को एकत्रित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है, ताकि सरकार को ठोस सुझाव दिए जा सकें। इसके लिए आयोग की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर व्यापक सर्वे और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। माना जा रहा है कि आयोग की ये रिपोर्ट आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। आपको सब इसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम होगा। मंडल कमीशन का गठन हुआ था जनता पार्टी की सरकार में 79-80 में। उसके बाद रिपोर्ट आ गई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। उस पर कोई कार्रवाई उस तत्कालीन सरकार द्वारा नहीं की गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1993 में मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं,
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए कोई कार्रवाई की जाए। उसी संबंध में मंडल कमीशन ने अपनी आख्या दी और जिसके संबंध में तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया कि पिछड़े आयोग के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो विपक्ष को सद्बुद्धि प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा कि आज वो बजरंगबली के दरबार में 2027 में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने का आशीर्वाद लेने आए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में आयोजित भंडारे में पहुंचे थे। ये भंडारा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान विपक्ष के भविष्य पर प्रहार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के कारण जनता उन्हें नकार चुकी है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष 2047 तक सत्ता में नहीं आ पाएगा और तब तक वनवास पर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सबको। और ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता, ये ऐसे बजरंगबली जी महाराज हैं जो सबको सद्बुद्धि देने का काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो सद्बुद्धि नहीं लेते हैं। मैं बजरंगबली से यही प्रार्थना करूंगा, सबको सद्बुद्धि दे, सबके जीवन को खुशहाली से भरे और सबके जो मनोरथ हो उसको पूरा करने का काम करें और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दें। यही बजरंग जी के चरणों में आज प्रार्थना। अगली खबर 28 तारीख यानी कि गुरुवार को पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बकरीद की त्योहार को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग कपड़े, सेवई, ड्राई फ्रूट और अन्य खाने पीने की चीज़ों को खरीदारी कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लखनऊ पुलिस ने भी खास तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में जहां जहां नमाज पढ़ी जाएगी वहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से खास बंदोबस्त किए हैं। फोर्स का पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। इसके साथ ही बाजारों में सादी वर्दी में पुलिस को तैनात भी किया गया है। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने थाने क्षेत्र में गश्त करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया सेल भी अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखेगी। त्योहार में कहीं कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश न करे, इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा की दृष्टि से 6 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, 14 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी, इसके अलावा 1500 के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। बकरीद का त्यौहार 28 मई को मनाया जा रहा है। जनपद लखनऊ में सभी थानों पर इस त्योहार के संदर्भ में पीस कमेटी की बैठक कर ली गई थी। सभी धर्मगुरु, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे थाना प्रभारी, एसीपी के लेवल पे मीटिंग कर ली गई, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर लिया गया था। डीसीपी लेवल पे सभी जोन में पीस कमेटी की बैठक कर सभी लोगों से बातचीत कर ली गई और जो निर्देश दिए गए थे वो सभी को अवगत करा दिया गया है। अगली खबर, भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करेगा। अपनी रक्षा करने के संकल्प को दोहराते हुए भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसे आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि सभी प्रकार के आतंकवाद को समर्थन देना बंद करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद में कहा, भारत को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने और युद्ध का बचाव करने का पूरा अधिकार है। हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद से भारत विरोधी बयान का जवाब दे रहे थे। अहमद ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को बनाए रखने पर बहस के दौरान ये बयान दिया था।
हरीश ने अहमद के दावों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद का उपयोग उसके खोखले बयानों को उजागर करता है। पाकिस्तान के आतंकवाद, धार्मिक उग्रवाद और भारत विरोधी बयानबाजी 1947 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार जारी है। गौरतलब है कि हरीश के बयान से पहले आसिम इफ्तिखार अहमद ने दावा किया था कि कश्मीर पर सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के प्रस्तावों से मुद्दा हल नहीं हुआ है। उन्होंने बेशर्मी से भारत पर इसका दोषारोपण भी कर दिया। अहमद ने कहा कि लगभग 8 दशकों से जम्मू और कश्मीर विवाद अनसुलझा है और ऐसा कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने वाले प्रस्तावों के बावजूद हो रहा है। Methods must be refashioned appropriately, in tune with our times. The UN Security Council must be a living instrument, not a fossil. More than any other member state, the permanent members must deliberate on this matter. Mr. President, I am compelled to respond to baseless and unwarranted remarks made by Pakistan today. India would like to set the facts straight. Independent India began its life battling with cross-border aggression by Pakistan, which coveted Indian territories that had become a part of India as a result of their complete legal and irrevocable accession. Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. अगली खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज अपने मीडिया कम्युनिकेशन विभाग को टेक्नोलॉजी से जोड़ने जा रहा है। कॉलेज ने ग्लोबल फाउंडेशन फॉर मीडिया एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट यानी कि GFMI के साथ एक समझौता किया है। GFMI बालाजी फाउंडेशन की पहल है, जिसे APN न्यूज़ का समर्थन मिला है। हंसराज कॉलेज और GFMI दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया कम्युनिकेशन और डिजिटल इनोवेशन पर आधारित नए कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये कोर्स इंडस्ट्री की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज का मीडिया कम्युनिकेशन विभाग अब टेक्नोलॉजी से लैस होगा। कॉलेज ने तेजी से बदल रही मीडिया दुनिया के साथ पढ़ाई को जोड़ने के लिए ग्लोबल फाउंडेशन फॉर मीडिया एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट या GFMI के साथ समझौता किया है। GFMI APN न्यूज़ के साथ बालाजी फाउंडेशन की पहल है। इस साझेदारी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया कम्युनिकेशन और डिजिटल इनोवेशन पर आधारित नए कोर्स शुरू होंगे। हर कोर्स में AI को मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स के साथ मिलाया गया है ताकि छात्र न्यूज़ रूम, एजेंसी और टेक कंपनियों में काम आने वाले असली स्किल सीख सके। मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, लॉ और डिजिटल मीडिया के छात्रों को AI जर्नलिज्म, डिजिटल ब्रांडिंग, OTT प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन, मीडिया टेक और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। मकसद है कि क्लासरूम और इंडस्ट्रीज के बीच का फासला कम हो। ये कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होंगे ताकि देश भर के छात्र आसानी से पढ़ सकें। प्रोग्राम में गारंटेड इंटर्नशिप और लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही अनुभवी मेंटर और करियर कोच रेज्यूमे बनाने से लेकर प्लेसमेंट तक हर कदम पर मदद करेंगे। हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा ने कहा कि हम छात्रों को नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का असली अनुभव देना चाहते हैं। ये AI बेस्ड कोर्स जुलाई 2026 से शुरू होंगे। APN न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और बालाजी फाउंडेशन की चेयरपर्सन राजश्री राय ने कहा कि मीडिया का भविष्य टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और भरोसेमंद संवाद में है। यह साझेदारी अगली पीढ़ी के मीडिया प्रोफेशनल्स तैयार करेगी। दोनों पक्ष मानते हैं कि यह साझेदारी शिक्षा का नया मॉडल बनेगी और भारत में AI बेस्ड मीडिया एजुकेशन का नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।